नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज आपका ध्यान देश की राजनीति में हो रहे एक बड़े बदलाव की ओर दिलाना चाहता हूं। देश की पूरी राजनीति बदल रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव लगातार 10वां ऐसा लोकसभा चुनाव होगा जब कांग्रेस पार्टी, एक समय जिसकी देश में तूती बोलती थी, जो अपने को आज़ादी के आंदोलन का वारिस बताती है। हालांकि मेरा मानना है कि आज़ादी के आंदोलन की वारिस जो कांग्रेस पार्टी थी वो ख़त्म हो गई 1978 में ही, जब इंदिरा कांग्रेस बनी। लेकिन उसकी बात छोड़ देते हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार 10वीं बार लोकसभा में बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर रहने वाली। ये एक दो चुनाव की बात नहीं है। वो जो इत्तेफाक 2004 में हुआ था, सरकार बन गई थी, बहुमत नहीं आया था। बहुमत से तब भी बहुत दूर थी। बीजेपी और कांग्रेस में सीटों की संख्या का अंतर उस समय भी सिर्फ 6 था, 6। इससे ज़्यादा का अंतर नहीं था। 137 और 143, 137 और 143, ये अंतर था कांग्रेस और बीजेपी की सीटों की संख्या का। उसके बाद से आप दूसरा राजनीतिक घटनाक्रम देखिए कि 1991 से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में सीटों की संख्या कभी 100 के नीचे नहीं गई। कांग्रेस की 2 बार लगातार जा चुकी है, 2014 और 2019, 2014 और 2019 में, और 2024 में भी जा रही है। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चुनाव का नतीजा कुछ भी आए, सीटों की संख्या पर हम लोग बहस कर सकते हैं, विवाद हो सकता है, लेकिन 2 बातें बड़ी स्पष्ट नज़र आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी 2019 की टैली जो लोकसभा सीटों की है उसमें सुधार करने जा रही है, और कांग्रेस पार्टी की जो टैली थी 2019 में, उसमें गिरावट आने जा रही है। सवाल सिर्फ अगर है तो कितना, बीजेपी कितना आगे बढ़ेगी और कांग्रेस कितना नीचे गिरेगी, केवल इसी का सवाल है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस का ये हाल हो क्यों रहा है। ख़ास तौर से अगर पिछले 10 साल की बात करें तो कांग्रेस कहाँ चूक रही है, क्यों गड़बड़ी हो रही है, क्यों उसका ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है, क्यों उसको लगातार असफलता मिल रही है। उसका कारण यह है कि नरेंद्र मोदी ने जब से राष्ट्रीय राजनीति में आए हैं, राजनीति को 2 खांचों में खड़ा कर दिया है। एक, पोस्ट कॉलोनियल जो ताकतें हैं, उपनिवेशवाद के बाद की जो ताकतें हैं, यानी अंग्रेज़ों का शासन जाने के बाद, आज़ादी मिलने के बाद की जो ताकतें हैं, वो उसी उपनिवेशवाद की नीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उसका नेतृत्व कर रही है कांग्रेस पार्टी। और दूसरा खांचा है जहां बीजेपी और मोदी खड़े हैं, उपनिवेशवाद विरोधी विचारधारा। देश से उपनिवेशवाद के सारे प्रतीकों को मोदी मिटा देना चाहते हैं और सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करना चाहते हैं, सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना करना चाहते हैं। ये संघर्ष इन 2 शक्तियों के बीच में है, और देश का मानस जो है, जनमानस, वो उपनिवेश विरोधी शक्तियों के साथ है, यानी मोदी के साथ है, भाजपा के साथ है। इसलिए आपको दिखेगा कि भाजपा का ग्राफ लगातार, चाहे वो उसका विस्तार भौगोलिक आधार पर या सामाजिक आधार पर हो, लगातार हो रहा है, और कांग्रेस का भौगोलिक और सामाजिक दोनों आधारों पर उसका आधार सिकुड़ता जा रहा है। अब सवाल एक और है, 2 सवाल और पूछूंगा, जिसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा खुद ही। और ये सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो विस्तार हो रहा है भौगोलिक और सामाजिक, वो पिछले 10 सालों में इतनी तेजी से क्यों हो रहा है। आखिर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में तो कोई बदलाव आया नहीं है। तब भी हिंदुत्व को मानती थी, आज भी मानती है। बड़ा अंतर है अगर आप ध्यान से देखेंगे। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, तब वो गांधीवादी समाजवाद की विचारधारा को लेकर चली थी, और 1984 में पहला चुनाव लड़ा और 2 सीटें आई। 2 सीटें आने के बाद 1986 में गांधीवादी समाजवाद की विचारधारा को छोड़कर फिर से हिंदुत्व को अपना लिया। तो 2 से 1989 में सीधे 85 पे पहुँचे, 85 पर, और अगले चुनाव में 1991 में 120 पर पहुँच गए, और उसके बाद से उत्तरोत्तर बढ़ते रहे। भारतीय जनता पार्टी की सबसे खराब परफॉर्मेंस, सबसे कम सीटें जो पिछले 8 लोकसभा 9 लोकसभा चुनाव में आई हैं 1991 से लेकर अभी तक, उनमें 2009 का चुनाव है जब उसको केवल 112 सीटें मिली थी। तब भी उसकी सीटों की संख्या 100 के नीचे नहीं गई।
लेकिन उस समय में और इस समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक बुनियादी अंतर आ गया है। विचारधारा वही थी, लेकिन आपको 2-3 उदाहरण देता हूं उसके कि कैसे यह अंतर को समझने में मदद मिलेगी आपको। उस समय जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व था वो था तो हिंदुत्ववादी, हिंदुत्व की विचारधारा से सहमत था, लेकिन हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर उसके मन में एक अपराध बोध भी था। इसीलिए आरएसएस के विचारक और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री रहे गोविंदाचार्य ने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा था जिसमें भारतीय जनता पार्टी को गुलाबी छटा वाली कांग्रेस बताया था। उन्होंने कहा था ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस है विद ए सैफरन टिंज, यानी गुलाबी छटा वाली कांग्रेस है, कांग्रेस से अलग नहीं है। और अगर आप याद करें 1998 से 2004 के पीरियड को, भारतीय जनता पार्टी के शासन को, तो आपको कांग्रेस और भाजपा के शासन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। लुटेंस दिल्ली के लोग, खान मार्केट गैंग के लोग तब भी उसी तरह से मौज कर रहे थे। कांग्रेस के राज की तरह ही उनकी मौज मस्ती चल रही थी, उनका प्रभाव था जिस तरह से कांग्रेस के राज में था। लेकिन उस उदाहरण के आधार पर नहीं कह रहा हूँ ये बात, 2-3 घटनाओं की बात कर रहा हूँ। एक तो ये मैंने गोविंदाचार्य के लेख की बात की, दूसरी घटना जिसका जिक्र एक बार पहले कर चुका हूँ, 2002-2003 में शिलादान कार्यक्रम अयोध्या में होना था। विश्व हिंदू परिषद ने इसकी कॉल दी थी, अशोक सिंघल इसका नेतृत्व कर रहे थे। अयोध्या में कर्फ्यू लगा, 3 दिन तक अयोध्या के किसी मंदिर में पूजा पाठ अर्चना आरती नहीं हुई, अयोध्या से कोई शव यात्रा नहीं निकली। इस तरह का कर्फ्यू था और केंद्र में गृह मंत्री थे लालकृष्ण आडवाणी। उस समय अशोक सिंघल ने आडवाणी जी के खिलाफ बोलते हुए कहा था कि वो पॉलिटिकल हिंदू है, हिंदू नहीं है। उस कार्यक्रम की स्थिति ये हो गई कि विश्व हिंदू परिषद अशोक सिंघल का इतना अपमान होने वाला था, उसको बचाने के लिए संघ को बीच में आना पड़ा। तो दिल्ली से पीएमओ से एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह को भेजा गया। उन्होंने शिला सरकार की ओर से ग्रहण की, प्रशासन की ओर से ग्रहण की और उस कार्यक्रम को 2 मिनट में ख़त्म कर दिया गया। उसी के साथ अशोक सिंघल का जो ऑरा था, जो आभा मंडल था, वो ख़त्म हुआ और विश्व हिंदू परिषद की जो पहचान थी, जो आभा थी, वो ख़त्म हुई। ये काम मुलायम सिंह यादव की सरकार ने नहीं किया, ये काम कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया, ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और उसके अलावा एक और जो काम हुआ जिसकी आज आप कल्पना नहीं कर सकते, वो काम था 2004 के लोकसभा चुनाव के समय एक यात्रा निकाली गई। यात्रा में 2 चित्र लगे हुए थे उस रथ पर, जो रथ बनाया गया था। एक तरफ तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का चित्र था और दूसरी तरफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ का चित्र था। आप कल्पना कर सकते हैं, भारत के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार चल रहा हो और उसमें मुशर्रफ का चित्र हो। ये काम जो है उस समय की भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही कर सकता था, इसकी कल्पना वही कर सकता था, आज कल्पना नहीं की जा सकती। उस समय जो भाजपा का नेतृत्व था उसने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि 2 सीट से 183 तक पहुंचने में हिंदुत्व का कोई योगदान है। उस समय अगर आपको याद हो 1996 में जब भारतीय जनता पार्टी की 161-62 सीटें आईं, उस समय संघ और भाजपा में बड़ा विचार विमर्श हुआ। ये हुआ कि हम इस 13 दिन की सरकार गिर चुकी थी, भाजपा और संघ में बातचीत हुई। सरसंघ चालक उस समय रज्जू भैया थे, लालकृष्ण आडवाणी पार्टी के अध्यक्ष थे और बातचीत के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि विचारधारा पर आधारित किसी भी संगठन का पार्टी के विस्तार की एक सीमा होती है, हम उस सीमा पर पहुंच गए। अब हमें अगर आगे बढ़ना है तो अपनी विचारधारा से समझौता करना पड़ेगा, उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। उसी के बाद बना एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 कोर इशू जो उसके सबसे प्रिय मुद्दे थे, यानी अयोध्या में राम मंदिर, अनुच्छेद 370 कश्मीर से हटाना और उसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड, इनको बैक बर्नर पर रख दिया और समझौता किया। उसके बाद गठबंधन बना, सरकार आई, सत्ता आई, लेकिन विचारधारा से समझौता करके सत्ता आई।
उस समय के नेतृत्व और आज के नेतृत्व में ये फर्क है कि आज का नेतृत्व मानता है कि विचारधारा के आधार पर चलने वाली पार्टी के विकास की कोई सीमा नहीं होती। जितना विस्तार कर सकें आप उतना विस्तार होगा। और 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये करके दिखा दिया कि अपनी विचारधारा पर अडिग रहते हुए, उस पर गर्व करते हुए आप अपनी पार्टी का सामाजिक और भौगोलिक विस्तार कर सकते हैं। ये तब आता है जब विचारधारा में आपकी निष्ठा हो। उस समय जो नेतृत्व था वो था तो हिंदुत्ववादी, लेकिन हिंदुत्व को वो हृदयंगम नहीं कर पाया, अपने दिल में नहीं बिठा पाया। हमेशा एक अपराध बोध मन में रहा कि हम शायद जो है ये जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं। उसका मन बार बार सत्ता में आने के बाद भाग कर जाता था सेकुलरिज्म की ओर। वो कांग्रेस जैसी पार्टी बनना चाहती थी जो हिंदुत्व पर विश्वास करती है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी बनना चाहती थी। उस नतीजा ये हुआ कि कार्यकर्ता का मोहभंग हो गया। बीजेपी का वोट कहीं गया नहीं, बीजेपी का कार्यकर्ता कहीं गया नहीं, बीजेपी के वोटर ने किसी और पार्टी को वोट नहीं दिया, वो सिर्फ घर बैठ गया। और उसका नतीजा हुआ कि 2009 में 112 सीटें आई। जैसे ही नरेंद्र मोदी जो है वो राष्ट्रीय परिदृश्य पर आए, सब बदल गया। कार्यकर्ता को विश्वास हो गया, स्वयंसेवकों को विश्वास हो गया कि हम अपनी जो मूल विचारधारा है उस पर लौट आए हैं। अब सवाल ये है, दूसरा सवाल जो मैंने कहा था, 2-3 सवाल पूछूंगा। दूसरा सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस की ये दुर्दशा क्यों हो रही है? उसकी वजह यह है कि देश में जो बदलाव हो रहा है, मोदी जो बदलाव लाए हैं, वो सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का माहौल है, वातावरण है। ऐसे वातावरण में कांग्रेस पार्टी सनातन संस्कृति के विरोध में खड़ी नजर आ रही है। उसका जो अभी हाल ही में मैनिफेस्टो जारी हुआ है, चुनाव घोषणा पत्र जारी हुआ है, उसको आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे शरिया के राज की स्थापना की बात हो रही हो। इसीलिए शायद प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र जो है उस पर मुस्लिम लीग की छाया नजर आती है। तो कांग्रेस ने, आप इसका व्यवहारिक राजनीति की दृष्टि से भी देखिए कि जिस देश की 78% आबादी हिंदू हो, उस देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करे और उसमें हिंदू शब्द के जिक्र से भी परहेज करे और अल्पसंख्यक का आधा दर्जन से ज़्यादा बड़ा नाम आए। तो अल्पसंख्यक कांग्रेस पार्टी के लिए और सारी सेकुलर पार्टियों के लिए अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान होता है, बाकी समुदायों से कोई लेना देना नहीं। तो अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान, और उसके बाद जिस तरह की बातें कही गई हैं उससे बड़ा स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, 10 साल हो गए, समझ में नहीं आ रहा है कि देश की मनोदशा बदल चुकी है। देश उपनिवेशवाद के जितने प्रतीक हैं उनको खत्म करने वालों के साथ खड़ा है। देश सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना करने वालों के साथ खड़ा है। अगर थोड़ी सी भी समझ ज़मीनी हकीकत की कांग्रेस को आती तो वो प्राण प्रतिष्ठा के समारोह की अयोध्या में उसका बायकॉट न करती, उसका बहिष्कार न करती। और कांग्रेस पार्टी को अब भी समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी अब भी विरोध में खड़ी है। उसको लग रहा है कि सनातन का विरोध करके वो आगे बढ़ सकती है, कांग्रेस पार्टी अपना खोया हुआ जनाधार वापस पा सकती है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उस तरह की राजनीति का ज़माना लद गया, वो समय चला गया। आज की जो राजनीति है वो सनातन संस्कृति पर गर्व की राजनीति है। वो सनातन संस्कृति पर जिन्हें शर्म आती थी उनका समय बीत गया है। पूरा देश आज जो है वो सनातन संस्कृति को लेकर गौरवान्वित महसूस करता है और उसी के अनुसार वो वोट दे रहा है, उसी के अनुसार वो समर्थन कर रहा है राजनीतिक। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का आप देख रहे हैं इतनी तेज गति से भौगोलिक और सामाजिक विस्तार हो रहा है और कांग्रेस पार्टी उससे दुगनी गति से सिकुड़ती जा रही है।
और आने वाले दिनों में इसमें कोई परिवर्तन होने वाला है ऐसा कम से कम मुझे तो दिखाई नहीं देता। तो कांग्रेस पार्टी का भविष्य मुझे कम से कम अंधकार में दिखाई देता है, क्योंकि वो अपना रास्ता बदलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो ज़मीनी हकीकत को, वास्तविकता को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो देश की मनोदशा को, मनस्थिति को समझने के लिए तैयार नहीं है, उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, अगर समझ भी रही हो तो ऐसे में उसके लिए निरंतर गिरावट का ही रास्ता है। तो 2024 का चुनाव 10वां ऐसा चुनाव तो होगा ही जब कांग्रेस पार्टी बहुमत से दूर रहेगी। आखिरी बार उसको लोकसभा में बहुमत 1984 में मिला था, वो भी इंदिरा गांधी की हत्या के कारण उपजी सहानुभूति के कारण मिला था। अगर ऐसा न हुआ होता तो मिलता कि नहीं, ये अब कयास की बात हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की गिरावट का दौर उसी समय से शुरू हो गया था। 2004 में गठबंधन के आधार पर उसकी सरकार बन गई तो लोगों को लगा कि शायद उसकी गिरावट का जो सिलसिला है वो रुक गया है, लेकिन वो रुका नहीं था। 206 सीटें 2009 में आई, उसका एक बड़ा कारण था मुलायम सिंह यादव का एक गलत कदम, जो उन्होंने कल्याण सिंह से समझौता किया। मुसलमान नाराज़ हो गए और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 21 और बाद में एक और बाई इलेक्शन में जीतकर 22 सीटें लोकसभा की मिली। उसके बाद कभी उतनी सीटें कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में नहीं मिली। अभी तो जो स्थिति है उसमें समस्या ये है कि अमेठी और रायबरेली, अमेठी तो जा ही चुकी है, रायबरेली भी हाथ से जाने वाली है। तो कांग्रेस की स्थिति में कोई सुधार तब तक नहीं आएगा जब तक वो वास्तविकता को समझकर स्वीकार करने को तैयार नहीं होगी कि ये देश हिंदुत्ववाद के रास्ते पर चल चुका है। और बीजेपी की गिरावट तब तक नहीं होगी जब तक वो उपनिवेशवाद के प्रतीकों को मिटाने का प्रयास नहीं करती रहेगी, जब तक वो उपनिवेशवाद के समर्थन में नहीं खड़ी हो जाएगी, या हिंदुत्व का रास्ता नहीं छोड़ देगी, या हिंदुत्व के प्रति उसमें आत्मग्लानि का भाव नहीं आएगा, तब तक उसमें कोई गिरावट नहीं होने वाली है। तो भाजपा निरंतर बढ़ने वाली है और कांग्रेस निरंतर गिरने वाली है, अगर ये परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां, सांस्कृतिक सामाजिक परिस्थितियां इसी तरह से बनी रहती हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।